धन्यवाद प्रोफेसर धर्मचंद चौबे जी। आज के अधिवेशन की विषय की भूमिका आपने इतने सुंदर से बांधी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री भारत भूषण जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने उद्बोधन से हमारा मार्ग प्रदर्शित करें। बहन डॉक्टर कृष्णा शर्मा जी, आप प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं और जब जब इस महाविद्यालय में आता हूं तो ये पाता हूं कि बहुत अच्छा और सुंदर महाविद्यालय बनता जा रहा है। आज भी आपने जितने नए काम यहाँ प्रारंभ हुए उनमें से कुछ दिखाए, तो वास्तव में आप साधुवाद की पात्र हैं और मुझे आशा और विश्वास है कि निरंतर आप इस महाविद्यालय की प्रगति के लिए काम करती रहेंगी। प्रोफेसर चौबे, अभी हमने उनका बहुत प्रेरणादायी उद्बोधन सुना और मेरे को विशेष रूप से जो इतिहास को ज़्यादा जानता नहीं है, इतिहास का विद्यार्थी भी नहीं रहा, उसको ऐसे महान इतिहासकारों के वक्तव्य सुनने से बहुत लाभ होता है। और हम सबके प्रेरणा स्रोत डॉक्टर बाल मुकुंद जी हमारे बड़े भाई भी हैं, संघ के प्रचारक हैं। बीच में मेरे परिचय में एक दो बारी बता दिया, मैं प्रचारक हूँ। प्रचारक वो होता है जो पूरा समय संगठन की योजना से बिना अपनी गृहस्थी बसाए और देश और समाज के लिए पूरा समय समर्पित करता है। तो ऐसे हैं बाल मुकुंद जी, मैं ऐसा नहीं हूँ। और आप ना केवल इतिहास संकलन योजना के अखिल भारतीय संगठन महामंत्री हैं, बल्कि स्वयं भी एक अच्छे इतिहास के शोधार्थी हैं। आपको परिचय में विस्तार से बताया गया है। तो मैं तो इतिहास का छात्र नहीं हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा कोई इतिहास के बारे में अध्ययन भी नहीं है। आप जैसे विद्वानों के पास बैठकर जो कुछ थोड़ा बहुत सुना है उसके आधार पर बताने का प्रयत्न करूंगा। मेरी एक समस्या तो हल कर दी कि तालियां नहीं बजानी है, ऐसा सूचना मिली है। तो मैंने कहा चलो अच्छा हो गया, तो नहीं तो वक्ता एक्सपोज हो जाता है और कंपैरिजन भी हो जाता है कि इसके वक्तव्य में ज़्यादा तालियां बजी, इसका मतलब कि इसने अच्छा भाषण दिया। और बोलने वाला भी बहुत मायूस होता है, यार किसी ने ताली बजाई नहीं। तो इस समस्या से तो निजात पा गया मैं। लेकिन एक समस्या यहाँ आते ही बाल मुकुंद जी ने मेरे सामने खड़ी कर दी। मेरे को लगा था कि शायद इस महाविद्यालय के कुछ छात्र यहाँ सामने बैठे होंगे, लेकिन कुछ चेहरे मैंने देखे और बाकी बाल मुकुंद जी ने बताया कि अगर यहाँ पर 400 लोग बैठे हैं तो उसमें से 300 से अधिक इतिहास के जुड़े हुए प्राध्यापक हैं और साथ में इतिहास संकलन योजना के कार्यकर्ता हैं। तो एक बड़ी समस्या है। जो इतिहास में ही पूरा अध्ययन करते हैं और उसके लिए सारा समय लगाते हैं, उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसने इतिहास को केवल 10वीं तक पढ़ा है, और वो भी जो पढ़ा है वो आपको प्रोफेसर चौबे ने बताया कि कैसा इतिहास मैंने पढ़ा है। तो इसलिए कोई बहुत मौलिक चिंतन विचार मैं नहीं रख पाऊंगा, लेकिन फिर भी जितना सब कुछ देखा पढ़ा है उसके आधार पर कुछ प्रश्न आपके सामने जरूर रखूंगा, क्योंकि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, इतिहास के प्राध्यापक हैं, इसलिए मेरे को लगता है कि उन प्रश्नों का उत्तर शायद आप दे पाएंगे। अभी जो दिल्ली हमको दिखाई देती है या दिखाई जाती है या बताई जाती है, या प्रोफेसर चौबे ने बताया जो पढ़ाई जाती है, वो दिल्ली ऐसा लगता है कि शायद आक्रमणकारियों ने बसाई है। पहले तुर्क, मंगोल, पर्शियन, बाद में जिनको कुछ लोगों को अफगान भी बोल दिया गया, ऐसे कुछ आक्रमणकारी आए और उनमें से कुछ लोग यहां बस गए और उन्होंने दिल्ली बसा दी। तो जो दिखाया जाता है उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का बनाया हुआ कुतुब मीनार, मालूम नहीं कितना सच है।
क्योंकि लोग गणेश जी की प्रतिमाएं निकाल रहे हैं वहां से। और शाहजहां का बनाया हुआ लाल किला, उसकी बनाई हुई जामा मस्जिद, शेरशाह सूरी और हुमायूं के द्वारा बनाया हुआ पुराना किला, और फिर इसके अलावा रॉबर्ट रसल ने डिजाइन किया हुआ कनॉट प्लेस और एडविन लुटियन ने बनाई हुई नई दिल्ली, जिसमें राष्ट्रपति भवन के अंदर इतनी सुंदर इमारत, हमारा संसद भवन नया बन रहा है। पुराने वाला एडविन लुटियन वाला छोड़ देंगे, लेकिन ये जो सारी सेंट्रल दिल्ली है, लुटियंस दिल्ली, जहां से पूरे देश का राज्य संचालित होता है, तो ऐसा लगता है कि या तो तुर्कों ने, पठानों ने, फिर बाद में मुगलों ने और उसके बाद में अंग्रेजों ने ही दिल्ली बसाई है। हां, एक बात हम सबको बता दी गई, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के आखिरी हिंदू राजा थे। ना हमने कभी सोचा, ना हमने कभी, मेरे जैसे विद्यार्थी ने, ना हमने कभी पूछा वो आखिरी थे तो कोई पहले भी होंगे, ये प्रश्न किसी ने नहीं उठाया। जो आज प्रोफेसर चौबे ने बताया है, वो भी एक हिंदू राजा थे, वो भी एक श्रृंखला थी। वो मोहम्मद गोरी ने आके हरा दिया और बाद में उनको मार दिया। यही हमारे बच्चों को पढ़ाया, हमने भी यही पढ़ा। मैं इतिहास के कुछ प्राध्यापकों से, कुछ विद्यार्थियों से आजकल मिलता हूं। वो एक काम संयोग से मैंने अपने ऊपर ले लिया कि दिल्ली के इतिहास के कुछ स्वर्णिम पृष्ठ ये लोगों को बताए जाएं। ऐसा ये अचानक से कहां से ईश्वर की प्रेरणा हुई पता नहीं, लेकिन ये मैंने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए इतिहास के कुछ विद्यार्थियों से मिलता रहता हूं और मैं उनको कुछ घटनाएं बताता हूं। वो 2, 4, 5 घटनाएं आपको भी बताने वाला हूं। वो आज के विषय से थोड़ा हटके है। मेरे को पता है इतिहास वाली ये सेमिनार है, कोई कहानियों का सत्र नहीं है, लेकिन मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं, इसलिए आपके इस जाल में फंसूंगा नहीं। मैं बहुत ज्यादा तोमर और चौहानों पे नहीं बोलूंगा, नहीं तो बाद में मेरे को पकड़ लेंगे, भाई साहब आपने ये गलती की थी, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा उस विषय पर। मैं आपको कुछ कथाएं सुनाऊंगा और कुछ प्रश्न करूंगा। तो लेकिन मैंने ये काम अपने जिम्मे ले लिया, तो बहुत सारे ऐसे इतिहास के जानकारों से मिलना होता है और मैं उनसे पूछता हूं, कुछ प्रश्न पूछता हूं, तो मेरे को बहुत हैरानी होती है कि वो इतिहास के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले लोग भी मुझको कहते हैं कि भाई साहब ये बात तो पहली बार सुनी है। ये मेरे लिए हैरानी की बात है और दुख की बात भी है। किताब में नहीं पढ़ाया तो आप स्वयं पढ़िए ना। किताबों में तो बहुत सारी बातें नहीं बताई हैं, लेकिन हम जानते हैं, हम सुनते हैं, हम अध्ययन करते हैं। और जैसा प्रोफेसर चौबे ने कहा, हम श्रद्धा भी रखते हैं। तो ये श्रद्धा वाला पक्ष कहीं कम हुआ है। हमको अपनी ही बातों पर भरोसा उठ गया, हम भी बोलने लग गए ये महाभारत माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी यानी, अंग्रेजी के जानकार हैं आप सब लोग, हिंदी कम जानते हैं लेकिन अंग्रेजी खूब जानते हैं। माइथोलॉजी यानी मिथ, मिथ यानी कल्पना, मिथ यानी झूठ। तो क्या महाभारत झूठ है? क्या रामायण झूठ है? क्या उपनिषद और वेद झूठ है? ये हमने मान लिया। किसी ने हमको आके बताया, अंग्रेज ने, कि ये माइथोलॉजी है, हमने भी बोलना शुरू कर दिया माइथोलॉजी। मैं बताया कि आप लोगों से, बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ वीडियोस भी देखता रहता हूं कभी कभी, और रुचि के कारण से। आजकल इतिहास में बड़े नए नए लोगों को रुचि हो रही है। कुछ विज्ञान के विद्यार्थियों को रुचि हो रही है, कुछ वकीलों को रुचि हो रही है। वो आप देखते हैं कितनी सुंदर किताबें लिखती हैं। तो आप तो सब इतिहास के विद्यार्थी हैं। मेरा ऐसा निवेदन है कि इन सब प्रश्नों को आप भी खड़ा करें और इनके उत्तर दें। जो गलती हमारे शिक्षकों ने की है वो कम से कम हम ना दोहराएं। तो ऐसा एक निवेदन करके मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। एक तो माइथोलॉजी वाली बात मैंने आपसे कही है। दूसरा, जिस विषय को प्रोफेसर चौबे कह रहे थे और जो आज का विषय भी है, अगर पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू राजा थे तो पहले कौन थे? तो ठीक है, आप मान लीजिए माइथोलॉजी थी, तो थी नहीं, अभी शोध चल रही है। 75 साल किसी राष्ट्र के जीवन में बहुत बड़ा समय नहीं होता है।
450 साल के साम्राज्य को हमने मेंशन भी नहीं किया है। अभी तो 75 ही हुए हैं, इसलिए अभी समय बीता नहीं है, आप लोग शोध करिए। लेकिन महाभारत का, मैं अभी पुराना किला में गया था, मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट अचानक से जागृत हो गया, जैसे कुछ लोगों का आजकल जागृत हो रहा है इतिहास के संबंध में, अपनी जड़ें खोजने के लिए। तो मैं पुराना किला में गया, वहां मैंने देखा कि आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, नहीं गए तो जरूर जाइए। वहां पाषाणकालीन समय से लेकर खुदाई में ऐसे अंश मिले हैं, ऐसे अवशेष मिले हैं जो ये स्थापित करते हैं कि दिल्ली में ये सभ्यता बहुत प्राचीन काल से रही है, शायद लाखों वर्ष पूर्व से। और उसके बाद में जो जिसको आप लोग इतिहास मानते हैं, माइथोलॉजी को छोड़ दीजिए, वो मौर्य वंश, वो गुप्त वंश, उसके बाद के जितने वंश हैं, उसके बाद में 736 में तोमर वंश दिल्ली में आता है। मैं बीच वाले काल को इसलिए छोड़ रहा हूं कि थोड़ा आज का विषय उसके संदर्भ में नहीं है और मेरा अध्ययन भी कम है। 736 से लेकर 1179 या 7879 के आसपास तक तोमरों का शासन दिल्ली में रहा। अब हमने तो आपस में विभेद की बहुत सारी बातें शुरू कर दी हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिला तो उन्होंने कहा भाई साहब वो गुर्जर थे, कुछ कहते हैं वो जाट थे, कुछ कहते हैं वो राजपूत थे। ऐसे सब लोगों को मैंने कहा एक बात तो तय करिए, वो भारतीय थे वो हिंदू थे। कम से कम इतना तो तय कर लीजिए कि वो विदेशी आक्रमणकारी नहीं थे। तो उन्होंने दिल्ली बसाई। कुछ लोगों का कहना है कि अनंगपुर जो फरीदाबाद के पास में गांव आज भी है, वहां से दिल्ली प्रारंभ हुई और बाद में 1052 में 1052 में अनंगपाल तोमर द्वितीय जब आए तो उन्होंने फिर इसको और थोड़ा सुरक्षित करने की दृष्टि से, थोड़ा और वैभवशाली करने की दृष्टि से, थोड़ा और व्यवस्थित करने की दृष्टि से जो आज का मेहरावली है, मेहरौली है, वहां पर लाल कोट की स्थापना की। अब वो लाल किला तो सबको दिखा दिया हमने, लेकिन लाल कोट का बताते भी नहीं है। मैं गया वहां पर, आज भी वो दीवारें जिंदा हैं। मेरा ऐसा निवेदन है आप जाके देखिए, सीइंग इज बिलीविंग। मैं गया हूं इन जगहों पर और मैंने देखा है। तो ये अंग्रेजों ने आके हमको स्थापत्य कला नहीं सिखाई है, ये इन्होंने नहीं, शाहजहां ने नहीं बताया हाउ द फोर्ट्स आर टू बी बिल्ट, हाउ द सिटी इज टू बी प्रोटेक्टेड, हाउ द किंगडम इज टू बी प्रोटेक्टेड। ये शाहजहां ने नहीं बताया था, ये हमको अनंगपाल तोमर ने बताया। और शायद वो दिल्ली का पहला किला था। और 5-6 मीटर चौड़ी दीवारें हैं, इतनी चौड़ी। हमारे घर में जो दीवारें होती है वो 9 इंच की होती हैं। 5-6 मीटर, ऑलमोस्ट 20 फीट इतनी मोटी दीवार जो बनाता है उसको स्थापत्य कला तो पता ही होगी, उसको सुरक्षा का भी एहसास होगा, वो कंस्ट्रक्शन में भी मास्टर होगा और उसके पास इतनी धन संपदा भी होगी कि इतना बड़ा किला बना सके। इट सेज लॉट ऑफ थिंग्स, ये बहुत सारी चीजें बताती है। उस समय की इंजीनियरिंग के बारे में बताती है, उस समय की इकोनॉमी के बारे में बताती है, उस राजा के विजन के बारे में बताती है, हाउ अर्बन सेंटर्स आर टू बी डेवलप्ड। एक शहर कैसे बसाया जा सकता है, तो शहर बसाने की प्रक्रिया भी उन्होंने प्रारंभ की। और सूरजकुंड, वहां पर अरावली की पहाड़ियों से आता हुआ पानी कैसे इकट्ठा करना है, वो वाटर सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम भी उन्होंने डेवलप किया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कालका जी का मंदिर उन्होंने बनवाया। ये सब तोमर वंश के समय की बातें हैं। और फिर ये हमारा दुर्भाग्य है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए। लेकिन मैंने जो सुना है और मैं श्रद्धा और विश्वास रखता हूं कि उन्होंने 16 बार हराया। वो जो पिक्चर बनी है उसमें बताया कि एक बार हराया, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने लिखा है एक बार हराया था। मैं कहता हूं एक बार भी हराया, लेकिन हरा कर उसको छोड़ दिया। ये हमारा बड़प्पन भी था, लेकिन जिन दरिंदों से हमारा सामना हो रहा था ये गलती भी थी। वो धर्मज्ञ नहीं थे, वो धर्म युद्ध नहीं करते थे, उनके यहां पर सब अलाउड था। पाखंड, फरेब, धोखा, जालसाजी, ये सब उन्होंने किया।
हम शाम के समय युद्ध नहीं करते थे, वो रात के अंधेरे में आके मारते थे। इसके कारण से पृथ्वीराज चौहान हारे। वो वीर कम नहीं थे, वो ठीक है, एक कथा वो भी है कि भीतरघात के कारण मारे गए, लेकिन उसके बावजूद भी जीत सकते थे। उसके बावजूद भी 1192 के अंदर यहां पर तुर्कों का शासन नहीं स्थापित होता अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहले दिन उस सांप का फन को चल दिया होता। ये इतिहास की कुछ गलतियां, देयर आर लॉट ऑफ इट्स एंड बट्स, वी हैव टू लर्न फ्रॉम इट। हमको सीखना है। पर क्या है, मोहम्मद गोरी आ गए और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमश, बलबन, रजिया, हमको बताया तुम तो गुलामों के भी गुलाम रहे। और फिर खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, बाद में मुगल, इब्राहिम लोदी के साथ में पानीपत की पहली लड़ाई हुई और तीसरी लड़ाई में मराठे हार गए। ये सब इतिहास के पन्ने न केवल हमको पढ़ाए गए हैं, हमको याद करा दिए गए हैं। हम में से कोई भी थोड़ा सा इतिहास में रुचि रखने वाला रात को 2 बजे नहीं उठेगा तो ये सब सीक्वेंस बता सकता है। और मुगलों के बाद में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजों से युद्ध और स्वतंत्रता संग्राम का वो महान संग्राम हम हार गए, अंग्रेज आ गए और 1947 में कांग्रेस ने हमको स्वाधीनता दिला दी, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। इतने झूठ परोसे गए हैं, हमने सब स्वीकार किए हैं। मैं कह रहा हूं मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं, थोड़ी बहुत रुचि अभी जगी है, लेकिन मैं आपके सामने प्रश्न खड़े कर रहा हूं, क्या ये सब सच है? हम सब ने इसको मान लिया, स्वीकार कर लिया। इससे बड़ी गलती कोई हो नहीं सकती है। अब मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं, आप उन पर शोध करिए। मैंने कुछ लोगों को निवेदन किया है, वो शोध कर रहे हैं, लेकिन जितना बड़ा झूठ का, पाखंड का साहित्य रच दिया गया है, उसके लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है। केवल 5, 7, 10 लोग नहीं चलेंगे। हम सब लगे हैं अपना करियर बनाने में। हमको अपॉइंटमेंट चाहिए, हमको पोस्टिंग चाहिए, हमको प्रमोशन चाहिए, कहीं मेंबर बनना है, वो सब करिए। लेकिन आपके हाथ में इस समय वो स्वर्णिम अवसर है जब आप आने वाली पीढ़ियों को भारत का ठीक इतिहास बता सकते हैं। इट इज नॉट रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री, इट इज नॉट सेपरेटाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। ये भगवाकरण नहीं है, ये सत्य का अन्वेषण है, ये सत्य की खोज है, वो आपको करनी है, ये मेरे को नहीं करनी है, क्योंकि मेरा कहा हुआ कोई विश्वास नहीं करेगा। आप तो विज्ञान के विद्यार्थी, मेरे को कोई बोलेगा, लेकिन आप तो इतिहास के विद्यार्थी हैं, इसलिए आपके जिम्मे वो काम है। मैं आपको कुछ इतिहास की घटनाएं बता रहा हूं जो आज के विषय से थोड़ा हटकर हैं। ये जो इनविंसिबल मुगल्स कभी हारे नहीं, ऐसा हमको बता दिया गया। तो बाबर आया और उसके बाद में बहादुर शाह जफर, लेकिन बीच में क्या हुआ? सब इतना ताकत, पूरे हिंदुस्तान पे उनका राज था। नथिंग कैन बी फार्दर फ्रॉम ट्रुथ। इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता है कि पूरे हिंदुस्तान पे उनका राज था। आपको ये डिमोलिश करना है। मैं दिल्ली के इतिहास को जानने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं और मेरे को लग रहा है कि अगर दिल्ली का इतिहास भी ठीक से लिख लिया गया तो ना केवल मुगल्स डिमोलिश होते हैं, बल्कि वो इतिहासकार जिन्होंने सो कॉल्ड वामपंथी, जिन्होंने झूठ हमको परोसा है 75 साल तक, उनको भी डिमोलिश करेंगे हम। तो इसलिए जो दिल्ली का इतिहास है वो दिल्ली का इतिहास नहीं है। इट इज द फाइट अगेंस्ट लार्जर नैरेटिव। वो झूठ के खिलाफ लड़ाई है जो हमको परोसा गया है, और केवल एक फील्ड में नहीं, हर फील्ड में परोसा गया है। आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, मेरे को लगता है आप इतिहास पे कॉन्सेंट्रेट करिए। बहुत सारे और शोध हम लोग निवेदन कर रहे हैं, अच्छे लोग कर रहे हैं, वो हम सब झूठों को खोल रहे हैं। तो मैं कुछ प्रश्न आपको, आपके सामने कुछ विषय रख रहा हूं। हमको बता दिया गया कि मुगलों का ऐसा वैभव था, ऐसा साम्राज्य था, लेकिन ये मुगल, हाँ एक उससे पहले प्रश्न और मैंने नहीं पढ़ा था, आप तो बताइए लोगों को। अगर कोई पहला युद्ध होता है, अगर कोई तीसरा युद्ध होता है, तो कोई दूसरा भी तो हुआ होगा, कोई नहीं बताता। मेरे जैसा विद्यार्थी जिसने 10वीं तक इतिहास की पुस्तक को पढ़ी है, उसको पता है पहले युद्ध के अंदर, पानीपत की लड़ाई के अंदर इब्राहिम लोदी हारा, तीसरे के अंदर मराठे हारे, लेकिन मुझको कभी नहीं बताया गया कि दूसरे युद्ध के अंदर अकबर हारा था और हेमचंद्र विक्रमादित्य जीता था। ये क्यों नहीं बताते हैं? ये अध्ययन क्यों नहीं होता है? ये आपको विद्यार्थियों को बताना चाहिए।
है वो धोखे से मारा गया है, 1 महीने तक राजा रहा, लेकिन उसने मुगलों को हराया। द इनविंसिबल मुगल्स वर डिफीटेड इन 1556 एंड नन अदर देन द पावरफुल अकबर। अकबर हार गया और एक हिंदू राजा ने उसको हराया। तो कहते हैं वो सूर्य का सेनापति था। मैंने कहा मेरे को नहीं पता वो सूर्य का सेनापति था, और विक्रमादित्य कैसे हो गया वो? अगर वो सेनापति था तो वो राजा कैसे हो गया? यू हैव टू फाइंड आउट, आपको ये सब पता करना है। इसके बाद में 1719 के अंदर वो फारूक सियर, जिसने बंदा सिंह बहादुर को न केवल मरवाया, उसके 6 साल के बच्चे अजय सिंह का कलेजा निकालकर उसके मुंह में ठूसा और बोटी बोटी कर दी बंदा सिंह बहादुर की। उसको उसी के अनुसार सजा मिली। और मराठे दिल्ली पे आए, बालाजी विश्वनाथ भट्ट दिल्ली में आए और 1719 में फारूक सिर को ना केवल मारा, उसकी आंखें भी निकाल दी, और जैसी सजा उसको मिलनी थी वैसी सजा हमने दी। यह है न्याय। छोड़ देना न्याय नहीं है। अगर सांप को पकड़ो तो उसका फन कुचल दो। ये हमको ये 2 घटनाएं बताती हैं। एक, पृथ्वीराज चौहान ने गलती की, एक, बालाजी विश्वनाथ भट्ट ने उस फारूक सिर को वैसी सजा दी जैसी उसको मिलनी चाहिए थी। लेकिन नोबडी टेल्स अस दिस। किसने बताया हमको ये? हमको ये बता दिया 2 शहजादे, 2 साहबजादे दीवारों में चिनवा दिए गए, लेकिन ये नहीं बताया कि बंदा सिंह बहादुर ने उस वजीर खान को जाके उसी के घर में सरहिंद में मारा था। ये क्यों नहीं बताते हैं? जस्ट वांट टू टेल यू दैट यू आर ए रेस विच वाज ऑलवेज डिफीटेड। ये झूठ हमको हमेशा परोसा गया। और उसके बाद में 1719 के बाद में वो दोबारा हारे। बाजीराव पेशवा ने आके दिल्ली में हराया, मोहम्मद शाह रंगीला हारा दिल्ली के अंदर, और चौथ वसूली शुरू हुई। 1/4 of the revenue was paid by Mughals to Marathas for their protection. भाई साहब हमारी आप रक्षा करिए, ये 1/4 रेवेन्यू लीजिए, और उसके ऊपर 10% सरचार्ज भी सर देशमुखी इन मुगलों ने दिया मराठों को। Nobody can deny it, but nobody tells us this. कोई हमको बताता नहीं है। और उसके बाद में 1752 में रिटर्न पैक्ट किया उन्होंने कि भाई साहब हमारी रक्षा करिए। मराठे उसके बाद दिल्ली में रहे, 50,000 की फौज दिल्ली में रहती थी। और ये मुगल जो इनविंसिबल मुगल्स हैं, ये उनको चोट भी देते थे, सरदेशमुखी भी देते थे। 1761 तो बता दिया, पानीपत की सीधी लड़ाई, लेकिन 1760 नहीं बताया, जिसमें बुराड़ी के अंदर दत्ताजी शिंदे ने शहादत दी। और उन्होंने बोला नजीब खान को और उसके सेनापति कुतुब शाह को, उन्होंने पूछा, एक आदमी जिसके गोली लगी है और नीचे गिरा हुआ है, उसके सर पर तलवार, गर्दन में तलवार है। कुतुब शाह पूछता है, बोलो पाटिल और लड़ोगे क्या? और वो बहादुर हिंदू सेनापति जवाब देता है, जिंदा रहे तो और लड़ेंगे। इसकी बहादुरी के किस्से हमको बताए नहीं गए। हमको बता दिया, सिंधिया ने साथ नहीं दिया, महारानी लक्ष्मीबाई हार गई, और 1857 वॉज अ स्टोरी जो हम डिफीट के अंदर परिणित हुई। लेकिन यह नहीं बताया उन सिंधिया ने अटक से कटक तक मराठा साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। 2/3 ऑफ द कंट्री वॉज रूल्ड बाय मराठास। और उसके बाद में 1761 में हारने के बाद में विदिन 10 ईयर्स दे केम बैक, और महादजी शिंदे ने आकर लाल किले के अंदर मुगल बादशाह को हराया, शाह आलम को, और फिर दोबारा से दिल्ली के अंदर मराठा सल्तनत स्थापित की। दे वर जस्ट नेम सेक किंग्स। ये जो मुगल बादशाह बैठे हुए थे वो सिर्फ नाम के राजा थे, और दिल्ली के ऊपर मराठों का राज्य था। 1771 से लेकर 1803 तक मराठों का राज रहा दिल्ली के अंदर। ये हम सबको बताना पड़ेगा। जो अंग्रेजों के साथ में पटपड़गंज की लड़ाई हुई है, वो मुगलों की नहीं हुई है, वो मराठों की हुई है, और दौलत राव सिंधिया उसका नेतृत्व कर रहे थे। इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट दे लॉस्ट, उसकी अलग कहानी है, लेकिन कम से कम लड़े और उनके नेतृत्व में लड़े। और 1857 का बहादुर शाह जफर ऐसा ही था जैसे 26 MP वाला यहां पर प्राइम मिनिस्टर बना। उसके पास मेजॉरिटी नहीं थी, उसके पास पैसा भी नहीं था। ही वॉज बेगिंग। 1000 लोगों को खाना खिलाने के पैसे नहीं थे बहादुर शाह जफर के पास। लेकिन ये क्यों नहीं बताते हैं? शाह आलम
उसको बाबा बघेल सिंह ने हराया। आई जस्ट टेक अनदर 2-3 मिनट्स, फिर 2-3 मिनट के अंदर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और बताता हूं। 1783 इधर से मुगलों की पिटाई हो रही थी अफगानों से, वो दुरानी आता था, अहमद शाह अब्दाली मारा गया था, और उसका बेटा तैयब शाह दुरानी, क्या नाम था उसका, अहमद शाह अब्दाली के बेटे का शायद तैयब शाह दुरानी, वो आता था, वो भी आक्रमण करता था। इधर से नजीबुद्दौला वो भी पिटाई करता था शाह आलम की, और मराठे तो चोट वसूल कर ही रहे थे। वो दुखी हो गया, कहता है सिखों को बुलाता हूं। सिखों को बुलाया, बाबा बघेल सिंह 20,000 की सेना लेके आए, जस्सा सिंह रामगढ़िया 5,000 की फौज लेके आए, और जस्सा सिंह आलूवालिया 5,000 की फौज लेके आए। कितना हो गया टोटल? 30,000। शाह आलम ने दिल्ली के सारे दरवाजे बंद कर दिए, और ये 30,000 की फौज दिल्ली के बाहर डेरा डालती है। उस जगह का नाम है 30 हजारी। ये दिल्ली वालों को पता ही नहीं है। और उन्होंने वहां पर फिर एक मुसलमान कारीगर की मदद से दीवार तोड़ी, दीवार के अंदर छेद किया। जब छेद होता है उसको पंजाबी में कहते हैं मोरी, उसका नाम है मोरी गेट। शाह आलम भाग गया, और वहां पर सदर बाजार में मिठाई बांटी गई, उसका नाम है पुल मिठाई। नोबडी टेल्स अस दिस, किसी ने बताया नहीं है। लंबी स्टोरी है, मैं छोटे में खत्म करूंगा। 8 गुरुद्वारे शाह आलम ने हाथ जोड़कर बनाने के लिए जगह दी और पैसा दिया बाबा बघेल सिंह को, 3 लाख रुपए का हर्जाना दिया। और ये 8 गुरुद्वारे दिल्ली के सबसे बड़े गुरुद्वारे जो हैं, शीशगंज गुरुद्वारा, बंगला साहिब गुरुद्वारा, रकाबगंज गुरुद्वारा, माता सुंदरी गुरुद्वारा, ये सब 8 गुरुद्वारे दिल्ली के, जो नानक देव गुरुद्वारा, ये 8 गुरुद्वारे उस समय 1783 के अंदर बाबा बघेल सिंह ने बनवाए। दे वर इनविंसिबल मुगल्स हु वर डिफीटेड। 5 बार की पराजय मैंने आपको बताई है। इसके अलावा भी कहां कहां हारे आप खोज करिए, दिल्ली का इतिहास खोजिए, दिल्ली का सत्य इतिहास बताइए, केवल राजपूतों का नहीं, उसके बाद में जो मैंने बताया है मराठों का भी, सिखों का भी, ये सब इतिहास हमको लोगों के सामने लाना है ताकि सत्य सबके सामने आ सके। और ये सत्य सामने आने से जो भारत की वर्तमान पीढ़ी है वो स्वाभिमान प्राप्त करेगी, और हमारा देश इस अमृत काल में नए वैभव को प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।